माननीय मंत्री महोदय विशिष्ट अतिथियों के साथ सभागार में प्रवेश कर चुके हैं। कृपया तालियों से माननीय मंत्री महोदय एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। नमस्कार, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। नमस्कार, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 के इस कार्यक्रम में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस अवसर पर हम माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल जी का भी सादर अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे साथ संयुक्त सचिव माननीय आराधना पटनायक मैडम मंच पर उपस्थित हैं। अ वार्म वेलकम टू यू मैम। हमारे लिए यह हर्ष का विषय है कि आज वैज्ञानिक पैनल, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि, विभिन्न संघों के सदस्य, मीडिया तथा अन्य स्टेक होल्डर्स इस सभागार में व ऑनलाइन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम दीपोज्वलन के माध्यम से इस कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ करेंगे। मंचासीन विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध है कि वे कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम के आरंभ होने की उद्घोषणा करें। कृपया करतल ध्वनि से इस दीप प्रज्वलन के साक्षी बने। अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी FSSAI श्री जी कमल वर्धन राव सर से निवेदन है कि वे मंच पर आसीन गणमान्य विशिष्ट जनों को सैपलिंग देकर उनका अभिनंदन करें। कृपया जोरदार तालियों से इस अभिनंदन के भागीदार बने। जोरदार तालियां। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम श्री जी कमल वर्धन राव सर CEO FSSAI को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। माननीय CEO सर। Good afternoon to everybody. Honorable Union Minister for Health, Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Dr.
Mansukh Mandaviya ji, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Adarniya Professor S.P. Singh Baghel ji, our colleague in the ministry, Aradhana ji, Advisor, FSSAI, Dr. Harinder Oberoi ji, respected officers from various states, scientific panels of FSSAI, scientific panel के chairman, scientific panel के members, industry representatives, food industry representatives, आप सभी को वर्ल्ड फूड सेफ्टी का शुभकामनाएं FSSAI की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। कुछ ही दिन पहले हम गाजियाबाद में हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट किए थे। उसका लोकार्पण के लिए चीफ गेस्ट बन के हमारे आदरणीय ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब आए थे। तब एक बात सामने लगाए थे कि हर एक आदमी और एनी ह्यूमन बीइंग 100 साल के लिए जीना चाहिए। 100 साल के लिए जीते हैं। 100 साल के लिए ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 100 साल इज What everybody expected to live. आप गांव में जाइए, बच्चा जब पैदा होता है हिंदुस्तान में, जब शादी होती है तब बोलते हैं आयुष्मान भव, बोलते हैं सभी को बोलते हैं आयुष्मान भव, मतलब यू हैव ए लॉन्गर लाइफ। और शतमानम भवति शतायु पुरुष शतेंद्रिये आयुष्वेंद्रिये प्रतिष्ठति, दैट मीन्स यू विल सी 100 spring. The spring is something the most important season. तो 100 स्प्रिंग्स को आप देखना है, 100 साल आप सूर्य भगवान को देखना है, ऐसा बोलते हैं। मतलब 100 साल जीने का दिस इज समथिंग विच एवरीबडी एक्सपेक्ट्स। फॉर दैट फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो WHO ने स्लोगन में बताया क्या, फूड स्टैंडर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब जो फूड का स्टैंडर्ड जो बनाते हैं, जो बनाने वाले हैं, हिंदुस्तान के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 2006 एक्ट से बनी है, 2008 में आई है, उनका 21 पैनल जो बैठे हैं यहाँ, 21 पैनल के तकरीबन 200 साइंटिस्ट जो हैं, सभी एक न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर है, एक मीट एंड पोल्ट्री के ऊपर है, एक मिल्क के ऊपर है, सभी साइंटिस्ट जो मिलके स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। रिसेंटली मार्च के महीने में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स का स्टैंडर्ड्स का एक रिलीज किए थे। सो बाद में अभी नया चीजें आ रहे हैं, नई चीजें जैसे ऑर्गेनिक फूड के बारे में बात हो रही है, वीगन फूड के बारे में बात हो रही है, तो उसका एक स्टैंडर्ड्स अभी बन रही है, स्टैंडर्ड्स बन गया है, अपडेट कर रहे हैं अभी। सो रेगुलरली वी हैव बीन इंटरैक्टिंग विथ इंडस्ट्री। जो अगला अलग देशों में FDA has got 48 साइंटिफिक पैनल्स, यूरोपियन यूनियन के पास 28 साइंटिफिक पैनल्स है, जो लेकिन जो हिंदुस्तान में जो होता है इससे हाईली डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होता है। मतलब जब स्टैंडर्ड जब बनती है, साइंटिफिक पैनल ने इंडस्ट्री को बुलाती है, अगर मिल्क का है तो मिल्क इंडस्ट्री को बुलाती है, बुला के चर्चा करती है, चर्चा करके उनका आपका इश्यूज क्या है बोलते हैं, अगर पेस्टिसाइड्स MRLs बनाना है, अगर इश्यूज क्या है पूछते हैं। उसके बाद साइंटिफिक कमिटी जाता है और साइंटिफिक कमिटी में चर्चा होने के बाद स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका हेडेड बाय हेल्थ सेक्रेटरी और चेयरपर्सन, उनके सामने उसको प्रस्तुत करती है। देन बाद में वहां भी इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, बाद में मिनिस्ट्री जाता है, मंत्री महोदय का अप्रूवल के बाद ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होता है। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद 60 दिन का टाइम देते हैं और सभी इंडस्ट्री वाले दोबारा रिस्पॉन्ड करते हैं। इंडस्ट्री नहीं बल्कि हर एक सिटीजन, कंट्री का हर एक सिटीजन उसमें पार्टिसिपेट करता है और रिस्पॉन्ड करता है। वो पढ़ने के बाद अगेन इट विल गो टू द साइंटिफिक पैनल, अगेन साइंटिफिक अथॉरिटी पे बात आता है, अगेन इट गोज टू द मिनिस्ट्री, बाद में ही फाइनल नोटिफिकेशन आता है। इतना डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हुआ है। दिस इज समथिंग विच इज नॉट देयर इन USA में नहीं है, यूरोपियन यूनियन में भी कहीं नहीं है। दिस इज हाईली डेमोक्रेटिक प्रोसेस विच यू हैव अडॉप्टेड। सो फॉर दैट आदरणीय मंत्री महोदय भी बोलते हैं कि यहाँ जब ड्राफ्ट जो होता है आप इंडस्ट्री के साथ ठीक से चर्चा करो, तो चर्चा करने के बाद ही हम ये कर रहे हैं। सो दिस नॉट ओनली
इंडस्ट्री, द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होता है। FSSA में जितने भी इश्यूज हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और फूड मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो मिल्क के बारे में है तो वी डिस्कस विद एनिमल हस्बेंड्री, पेस्टिसाइड्स के बारे में तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। सो एवरीथिंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत से हम इसका स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, और एवरी डे वी आर अपडेटिंग आवर स्टैंडर्ड्स रेगुलरली। फॉर दिस FSSA से आने के बाद पहली बार जो हो रहा है इंटरैक्टिव सेशन, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि वॉट एवर द गवर्नमेंट इज थिंकिंग, scientific community should know about it. Whatever the industry is thinking, scientific community should know about it. There has to be a synergy between the community, the citizens, scientific panel, and ultimately we have to take guidance from the Honorable Minister and the higher ups. सर इसी इरादे से इधर साइंटिफिक पैनल्स को सभी को बुलाया गया था सर। ऑनरेबल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ डॉक्टर श्री मनसुख मांडविया जी, एंड ऑल्सो SP बघेल साहब जो समय लेकर इधर आए हैं। सर आपका दशा दिशा और निर्देश लेने के लिए ये मीटिंग यहाँ लगाए गए हैं। सो सभी साइंटिफिक पैनल, उनका साइंटिफिक पैनल के चेयरमैन जो है वो लोग आके यहाँ प्रेजेंटेशन करेंगे, बाद में इंटरेक्शन होगा, इंडस्ट्री के साथ भी होगा, बाद में हर एक पैनल का प्रेजेंटेशन के बाद आपका निर्देश, आपका गाइडेंस लेके हम आगे बढ़ेंगे सर। विद दिस आई वेलकम ईच एंड एवरीबडी एंड आई विश एवरीबडी वंडरफुल वर्ल्ड सेफ्टी डे। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद सर। आम लोगों को सुरक्षित भोजन मुहैया कराने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रति वर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों के मूल्यांकन के पश्चात स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी करता है। इस वर्ष 5वें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की घोषणा होगी तथा विजेता राज्यों को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन 6 पैमानों जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट तथा इंप्रूवमेंट इन SFSI रैंक पर किया जाता है। पिछले 1 साल में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के कार्य प्रदर्शन के आधार पर जो नतीजे आए हैं, अब हम उनके नामों की घोषणा करेंगे। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि विजेता राज्यों को सम्मानित करें। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है, दिल्ली दूसरे स्थान पर है और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से निवेदन है कि वे अपना सम्मान ग्रहण करें। धन्यवाद। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है, मणिपुर दूसरे तथा सिक्किम तीसरे स्थान पर है। कृपया द्रुत गति से आए और पुरस्कार प्राप्त करें। माननीय मंत्री जी का समय बहुत बहुमूल्य है, हम सबको वी शुड रिस्पेक्ट हिज टाइम। छोटे राज्यों में गोवा मणिपुर पहले स्थान पर, मणिपुर दूसरे तथा सिक्किम तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पंजाब को द्वितीय एवं तमिलनाडु को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।
कृपया डायस के सामने आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। सिक्किम के प्रतिनिधि पुरस्कार ग्रहण करते हुए प्रथम स्थान केरल। पंजाब को द्वितीय स्थान। तमिलनाडु को तृतीय स्थान। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। ईट राइट इंडिया के तहत खाद्य सुरक्षा के विभिन्न इनिशिएटिव्स को अपनाने, नियमों और प्रवर्तनों को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देने के लिए पिछले वर्ष जिलों के डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स तथा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए ईट राइट चैलेंज फॉर डिस्ट्रिक्ट्स का आयोजन किया गया। यह चैलेंज 1 मई 2022 से 15 नवंबर 2022 तक चला। देश भर के 260 जिलों ने इसमें हिस्सा लिया। चैलेंज के लिए कुल 6 मापदंड निश्चित किए गए थे, जैसे कि लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, बेंचमार्किंग एंड सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, चेंजिंग फूड सेटिंग्स, बिहेवियर चेंज कैंपेन्स तथा इनोवेटिव एक्टिविटीज। इन मापदंडों पर कुल 31 जिलों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आज माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उन सबको सम्मानित करेंगे। आग्रह है विजेता राज्यों तथा जिलों के प्रतिनिधि अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु का कोयंबटूर जिला प्रथम स्थान पर है तथा राज्य के 13 जिले इस विजेता सूची में हैं। Please come fast with winners speed and collect your awards. मध्य प्रदेश का भोपाल दूसरे स्थान पर तथा ग्वालियर 5वें स्थान पर है। राज्य के 9 जिलों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आग्रह है अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला तीसरे स्थान पर है तथा लखनऊ को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। कृपया द्रुत गति से आकर अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश कृपया अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश कृपया मंच पर आकर
अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। तालियों से उत्साहवर्धन करें। चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल का मालदा जिला है। राज्य के कुल 3 जिले टॉप 31 में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल कृपया आके माननीय मुख्य अतिथि महोदय से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। टॉप 31 की सूची में महाराष्ट्र का एक और जिला औरंगाबाद भी शामिल है। निवेदन है कि अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। औरंगाबाद कृपया द्रुत गति से आएं। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अनाउंस किया सर। जैसा कि विदित है, हम वर्ष 2021 से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव से खाद्य सुरक्षा को जोड़ने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में 129 ईट राइट मेला आयोजित किए। देश के 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने अपने हर जिले में ईट राइट मेला का आयोजन किया। आज माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इन प्रदेशों को सम्मानित करेंगे। जम्मू कश्मीर ने अपने 20 जिलों में तथा लद्दाख ने अपने दोनों जिलों लेह तथा कारगिल में ईट राइट मेला का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से आग्रह है कि वे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। थैंक यू सो मच सर। अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के संदर्भ में श्री अन्न के महत्व एवं गुणों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए FSSAI देश भर में ईट राइट श्री अन्न मेला का आयोजन कर रहा है। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। केरल ने अपने सभी 14 जिलों में अब तक 26 ईट राइट मिलेट मेले कर लिए हैं। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री VR विनोद जी से आग्रह है कि वे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। केंद्र शासित प्रदेशों में शायद दिल्ली ने अपना नाम मिस कर दिया था। ये इनके 3 जिले टॉप 31 में शामिल हैं। आग्रह है कि वे अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कारों से आगे बढ़ते हुए अब हम माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल सर से आग्रह करते हैं कि वे अपने विशेष संबोधन के माध्यम से अपने अनुभव को साझा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। विश्व खाद्य दिवस
खाद्य सुरक्षा दिवस पर आयोजित इस सेमिनार में, अवार्ड शो में पधारे हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय, जुझारू कर्मठ और प्रभावशाली केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पेट्रोलियम उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया साहब, श्री जी कमलावर्धन राव, सीईओ एफएसएसआई, श्रीमती अनुराधा पटनायक हमारी संयुक्त सचिव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डॉक्टर हरिंदर सिंह ओबराय साहब, देश के कोने कोने से आए हुए इस विभाग की विभिन्न वैज्ञानिक अधिकारी, देवी एवं सज्जनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आयोजित इस एक दिवसीय इस सेमिनार कह लें इसको, जो सुबह से वैचारिक मंथन हो रहा होगा, उसमें हम लोगों को रहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इस वैचारिक मंथन से जरूर कुछ न कुछ अमृत निकलेगा जो मानवता के काम आएगा, लोगों के स्वास्थ्य के काम आएगा। विभिन्न कैटेगरीज में जो यहाँ स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपको पारितोषिक मिला है, ये एक मोमेंटो और एक सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं रहता है। आपके किए गए मेहनत, आपके कार्य की दक्षता की खुशबू जब निर्माण भवन तक आ गई है, तो उसकी वजह से आप पुरस्कृत हो रहे हैं। आपको बधाई और शुभकामनाएं। मैं किसी भी अवार्ड को हमेशा शॉल, श्रीफल, मोमेंटो या सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं रखता हूं। इसका जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। दूसरा, विभाग के सीसीटीवी पे अब आप हैं। मंत्री जी के कर कमलों से आप पुरस्कृत हुए हैं, तो आपके कंधे पर शेष जीवन में अब और जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जो करना है वो यहां से थोड़ा ऊपर और अच्छा करना है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि 9 साल की उम्र में अंताक्षरी प्रतियोगिता हमारे प्राइमरी स्कूल में हो रही थी। मेरे अध्यापक ने मेरा नाम दे दिया और रामचरितमानस की ढेर सारी चौपाइयां रटा दी। मैंने अपना न्याय पंचायत जीती, ब्लॉक जीता, तहसील जीती, फिर जिले में प्रथम स्थान पर आया। उस समय गरीब देश में सन 69 में मुझे प्रथम आने पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली। ताली बजने वाला वाक्य तो अब बोल रहा हूं कि उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूं। उसके बाद सरकारी, अर्ध सरकारी बहुत सारे साबुन लगा मारे हैं, कैमे, मैक्स फैक्टर वगैरह क्या क्या, वो खुशबू नहीं आ रही है। वो मेरी स्व अर्जित थी। उसका प्रभाव ये पड़ा कि उस 9 साल की उम्र में उस इनाम की साबुन की टिक्की ने पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया, माइक के फोबिया को दूर कर दिया और स्टेज के डर को दूर कर दिया। इसलिए जब कभी हम लोग कहीं से भी भाषण करें, पैर नहीं कपकपाते, चाहे सामने वैज्ञानिक बैठे हों या मनरेगा के मजदूर बैठे हों, हमारे लिए सब बराबर हैं। ये उस इनाम का है जो है प्रभाव आज तक जीवन पर पड़ रहा है। मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि जिनको अवार्ड मिलता है ये आम आदमी नहीं होते हैं, ये थोड़े साइको होते हैं, ये थोड़ा दूसरे लोगों से अलग होते हैं, बल्कि मैं कहूंगा ये जुनूनी लोग होते हैं। ये नौकरी नहीं कर रहे हैं, इस विभाग में इनका पैशन होगा तो अवार्ड पाया होगा। सैलरी पर अगर परजीवी होंगे तो अवार्ड कभी नहीं पाएंगे। 10 से 5 की नौकरी जो करते हैं वो कभी अवार्ड नहीं पाते। ये थोड़ा अलग काम करते हैं। 2 शेर सुन लीजिएगा कि ये वो लोग हैं कि, और यहां तक सीमित नहीं रहना है,
WHO तक आपको जाना है। जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और दूसरा अपने जीवन पे अपनाना कि मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। तो इस अवार्ड के आगे भी आपको सोचना, मैं विषय विशेषज्ञों के सामने इस विषय पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मंत्री जी क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्या और करना चाहते हैं, क्या किया है, ये उनका विषय है। उनके मुखारबिंद से बातें ज्यादा अच्छी लगेंगी। और मैं इसके टेक्निकल सेशन में जो मुझे लिख के दिया गया है, मैं उसमें नहीं जा रहा। दूसरा, आप विषय विशेषज्ञ हैं और हम जनता के विशेषज्ञ हैं। इसीलिए हम नेताओं को धरती पुत्र या पाताल पुत्र कहा जाता है, किसी अधिकारी को कभी नहीं कहा गया। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। राजनीतिक व्यक्ति की उम्र कम हो सकती है लेकिन अनुभव ज्यादा होते हैं। सुबह जब वो जनता से मिलता है तो सड़क भी आती है, तो हमें PWD का भी ज्ञान हो जाता है, स्कूल भी आता है, बिजली के लोग भी काम आते हैं, तो विधवा भी आती है, विकलांग भी आता है, वृद्ध भी आता है। जितने विभाग इस धरती पर हैं उनसे पीड़ित लोग सब आते हैं, तो हम सारा समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, जमीनी हकीकत क्या है। तो मैं तो विभाग को हमेशा प्रोत्साहन वाला ही भाषण देता हूं, लेकिन एक तरफ कानून बन रहे हैं, लेकिन दोनों बातें होती हैं कि तुम डाल डाल हम पात पात। मैं जब पुलिस में था तो हमसे अच्छी गाड़ियां अपराधियों पे थी, तो हमने बुलेट ली तो उन्होंने SD ले ली। हमसे तेज चलने वाले थे वो लोग। हमारी जीप धक्के से स्टार्ट होती थी तो उनके पास कारें अच्छी थी। ऐसा ही आपके अपराधी भी सोच रहे होंगे। आप समझ रहे हैं ना कि आपके अपराधी कैसे नहीं पकड़े जाएं, कैसे वो लैब में ना पकड़ जाएं, बच जाएं, ऐसा कुछ कर रहे होंगे। हम लोगों ने केरोसिन ब्लू बनाया। सोचा अब केरोसिन जो जनता के लिए है वो पेट्रोल पंप पे नहीं जाएगा, डीजल में। उन्होंने एक गोली कोई बनाई, वो नीला केरोसिन व्हाइट हो गया। मैं सारे अनुभव अपने आधार पे बोलता हूँ। तो वो एक गोली डाली उन्होंने, एक पूरा 100 लीटर केरोसिन को व्हाइट कर लिया और डीजल में मिला दिया। करते हैं हम लोग। नीम कोटेड यूरिया आपने की, केमिकल एंड फर्टिलाइजर का ही मामला। अभी रिसर्च हो रही है अपराधियों में कि इससे कैसे निजात को पाए। तो तुम डाल डाल हम पात पात। लेकिन स्कॉटलैंड की पुलिस सबसे अच्छी है, लेकिन उसके चीफ को मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि अपराधी कितना ही होशियार हो, विजिटिंग कार्ड छोड़ के जाता है। विजिटिंग कार्ड का मतलब नहीं है कि विजिटिंग कार्ड 7 कामराज लेन भी लिखा होगा, उसमें निर्माण भवन लिखा होगा, ऐसा नहीं। वो DNA के रूप में, RNA के रूप में, फुटप्रिंट के रूप में, फिंगरप्रिंट के रूप में कुछ ना कुछ छोड़ता है वहां, बशर्ते इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर IO में शऊर हो उसको पढ़ने का। यही आपके साथ है जिम्मेदारी। बस मेरा थोड़ा सा इस विभाग को लेकर केवल एक कहना होगा, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जैसे पिछली बार भी मीटिंग में मैंने अपनी व्यवहारिक बातें कही थी। कोई देहात का ऐसा गांव नहीं है जिसमें स्ट्रीट वेंडर के रूप में, आप स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, उसको ठेला कहते हैं, पास्ता वाला, पिज्जा वाला, बर्गर वाला, चाउमीन वाला, मोमोज वाला, पेस्ट्री वाला, पेट्रीज वाला, और पता नहीं कौन सी कोल्ड ड्रिंक बनती है लोकल, उसको लेकर गांव में ना पहुंचता हूं। 98 में संगमा जी के घर पे पहली बार मैंने मोमोज देखे थे नॉर्थ ईस्ट में। वो मेरे हेमलेट्स में आजकल ऐसे घूम रहे हैं, छोटे छोटे मजरों पर। 10 रुपए में कौन सी पेस्ट्री में क्या मटेरियल अच्छा हो सकता है? 10 रुपए की चाउमीन में जो देते हैं गांव के। मैं कई बार गांव में भी पूछता हूं कि आप बीमार देश बनाने जा रहे हैं 20 साल में,
कई बच्चों से, माओ से पूछता हूं, आपके बच्चे ने आखिरी बार दाल रोटी सब्जी चावल कब खाए थे? सुबह भी चाउमीन, दोपहर में, शाम को भी। जब मौका मिला उनको, वो ये फास्ट फूड जिसको जंक फूड कहते हैं वो करते हैं। मैं भाषण इसलिए देता हूं कि 26 साल से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है, और कभी घर पे वो ऑर्डर करके खाना आता है, वो नहीं आ सकता है। मैं बदनामी नहीं कर रहा हूँ, मैं वंदे भारत से आ रहा हूँ, लेकिन ट्रेन में मैंने अपनी लौकी निकाल के खाई, लेकिन पोस्ट इसलिए डाली, कल को कहेंगे लोग वंदे भारत का खाना इतना अच्छा नहीं है कि मंत्री को अपने घर से लाना पड़ा। तो हमें तो अपना खाना खाना है ना, शरीर तो मेरा है। तो मैंने नहीं खाया, लेकिन मेरे पैसे कटे हैं तो मैंने पैक करा लिया, तो किसी को खिलाऊंगा, वो एंजॉय करेगा। मिलेट्स, प्रधानमंत्री जी ने बिना वित्तीय भार किए कितनी इज्जत दे देते हैं। हम विकलांग थे, हमें दिव्यांग बना दिया, बर्डन नहीं हुआ। मोटा अनाज को श्री अन्न कह करके, और भगवान को यही अनाज पसंद है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में गेहूं नहीं था, जौ थी। हमारे यही है। वो तो कभी ये गोरी, खिलजी, तुगलक, लोधी आ गए तो उनका भी आ गया, और कभी फ्रेंच हमला हुआ तो उनका आ गया, कभी इटली के लोग आ गए तो उनका पास्ता आ गया, कभी डचीज आ गए तो उनका कुछ खाना आ गया, कभी यूनानी आ गए तो उनका कुछ आ गया। हमारा अपना तो दाल रोटी सब्जी चावल है। लेकिन हमें अपने भोजन का, अपने देश में लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूषा को वरीयता देनी चाहिए। मुझे कहते हुए सर खुशी हो रही है कि आपका ढोकला हमारे गांव में है आजकल। सच में वो जो भी है, ढोकला और फाफड़ा और जो भी है, वो उत्तर भारत के नाश्ते में शामिल हो गया है। अब पोहा मालवा तक सीमित नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आ गया है। तो ये आते हुए का तो मैं स्वागत करूंगा, लेकिन जंक फूड का स्वागत नहीं करूंगा। तो ये जो 50 लाख वेंडर्स हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि थोड़ा सा उनके बारे में माने, दोनों बातें हो जाएं कि तेरा पर्दा भी रह जाए और हमें दीदार भी हो जाए। ये है कि वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, उनकी रोजी रोटी भी चल जाए, यही मैं करना चाहूंगा। बाकी तो दो प्रकार के लोग हैं, एक वो कहते हैं कि, एक हम लोग हैं कि मेरे गुनाहों की सजाएं मेरे साथ चलती हैं, और मैं तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं। तो हम लोग तो सुबह उठते हैं तो ना अपना भोजन, अपना समय, ना सोने का, ना व्यायाम करने का। तो बड़ा अच्छा शेर है कि मेरे गुनाहों की सजाएं मेरे साथ चलती हैं, मैं तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं। और कुछ दूसरे टाइप के हैं जो आपकी बात नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि पाल ले कोई शौक नादा जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। तो एक ये भी दर्शन है कि जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन मृत्यु तय हो गई थी। तो मैं बहुत धर्म में विश्वास करता हूं, लेकिन मृत्यु तय हो गई थी, स्थान तय हो गया था। एक तरीका है कि हंसते हंसते चले जाएं, और एक ये है कि बेड सोर लेके मरे। तो जितने दिन रहें स्वस्थ शरीर से मृत्यु हो, उसके लिए आपके विभाग की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, और उसको कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जैसी आप सील करते हैं, वो क्या करते हैं, सैंपल भरते हैं, वो पहला फोन हम ही लोगों के पास आता है। तो मैं दुनिया के हर काम में सिफारिश कर सकता हूं, इसमें कभी सिफारिश एक खेल, स्पोर्ट्स में की टीम में, और एक ये खाद्य से जुड़ी हुई मिलावट संबंधी बात में, कल चुनाव हार रहे हो तो आज हार जाएं, लेकिन जिंदगी में कभी इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय देने का काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप निर्भय होकर, और फिर मंत्री जी का हाथ जब आपकी पीठ पे रहता है, पिछली बार मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कहा सीनियर ऑफिसर वाले में, आपने कहा आप करो, मैं हूं आपके साथ, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचेंगे। कई बार मैं पुलिस में रहा हूं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए एसपी हमको सस्पेंड कर देता था, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो हम लोग वो हैं, जब आप अच्छा कर रहे होंगे तो आपको पूरा, जैसे आज अवार्ड दिया है, ऐसे ही आप
पुरस्कृत भी होंगे और निलंबित भी होंगे, दोनों चीजें एक साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मौके पर मुझे याद। धन्यवाद मंत्री महोदय, आपके बहुमूल्य शब्द उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से निवेदन करते हैं कि विश्व खाद्य दिवस 2023 के इस अवसर पर अपने विचारों तथा शब्दों से अवगत कराकर हमें कृतार्थ करें। देवियों और सज्जनों, माननीय मंत्री जी। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथी मंत्री, जिन्होंने बहुत कुछ ज्ञान भी दिया, हंसाया भी, कई शेर शायरी भी कही जो मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे हमारे एसपी सिंह बघेल जी, हमारे फसाई के सीईओ कमलावर्धन जी, हमारी मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी पटनायक जी, सभी उपस्थित एक्सपर्ट टीम के सदस्य भाई एवं बहनों, मैं मानता हूं कि आज एक ऐसी टीम के साथ मेरी बात हो रही है जिसकी देश में सबसे बड़ी और अहम जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी छोटी नहीं है। कोई देश तब समृद्ध हो सकता है जब ये देश के नागरिक स्वस्थ हो, और देश के नागरिक स्वस्थ तब रह पाते हैं जब अपने आहार विहार का अच्छी तरह से नियमन करे, और उसके लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसके लिए गाइड करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री के फसाई के द्वारा काम हो रहा है। इस फसाई इंस्टीट्यूट के साथ आप सब लोग जुड़े हुए हैं। आप साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट है। ये देश की एक विशेषता भी रही है। जब आपको कोई साइंटिस्ट के रूप में संबोधित करते हैं, आपको एक्सपर्ट के रूप में संबोधित करते हैं, केवल इतना ही नहीं है, इस दृष्टि से सोसाइटी आपको देखती भी है। आपने कुछ रिकमेंडेशन किया है, आपने कुछ बात कही है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जब आप कहेंगे, देश अवश्य मानेंगे। लेकिन जब हम कोई स्टैंडर्ड बनाए, कोई सेफ्टी सुनिश्चित करे, तब हमें दो तीन चीज को ध्यान में रखनी होगी। हम मानक कौन सा एडॉप्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कौन सा एडॉप्ट कर रहा है। बघेल जी की बात से मैं उसको ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने मिलेट्स का उल्लेख किया और उसको श्री अन्न मोदी जी ने बना दिया, और उन्होंने जाओ और इंडस सिविलाइजेशन के साथ उसको जोड़ा। दोस्तों, इंडिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा देश का खान पान हमारी तरह से होता है। हमारा मिनरल कंटेंट्स, हमारी जमीन में जो है, हमारा वाटर का जो स्टैंडर्ड है, कंटेंट है, उससे हमारा बॉडी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हमारा कंपोजिशन कौन सा है। जिस धरती से आप पैदा होते हैं, ये धरती का आपका बॉडी का कंपोजिशन बनता है। और इसलिए हमारा खान पान, जीवन शैली, दो चीजों को
जब हम स्टैंडर्ड तय करें तब हमारे सामने एक रेडीमेड स्टैंडर्ड है वेस्टर्न का, हाइजेनिक की दृष्टि से गुड, उसमें कोई हाइजेनिक की दृष्टि से दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को आप फॉलो करो, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब हम हमारा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तब क्या आपने कभी स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए या तो कोई रेसिपी तैयार कर रहे हो तब अपना ट्रेडिशनल किचन को देखा? हमारा पूर्वज 100 साल की आयु तक जिंदा रहे, क्या उसकी खान पान थी? उसके लिए कभी स्टडी रिपोर्ट तैयार किया? उसका पब्लिकेशन कोई फसाई के बुक में आया? या तो जिस यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, उसके पर आपने उस विषय पर कभी आर्टिकल लिखा क्या? दोस्तों, हमारा किचन एक बेस्ट फूड हमें कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए दिन में, हमारा खान पान की दिनचर्या का खान पान क्या होना चाहिए, हमारा किचन, हमारा ट्रेडिशन, हमारी जीवन शैली, उसके साथ कभी मैपिंग किया क्या? आज से 50 साल पहले हम क्या खाते थे, क्या हमारी लाइफ थी, कैसे लाइफ थी, उसके बारे में कभी कंपैरेटिव स्टडी किया क्या? मैं मानता हूं कि कोई देश का अपना अपना खान पान हो सकता है, हमारा देश का हमारा अपना खान पान हो सकता है, और उसका स्टैंडर्ड हम हमारे हिसाब से तैयार करें। मैं मानता हूं कि तब जाके हम स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इट इज वन पार्ट ऑफ वेलनेस। एंड अब मान के चलो, मैं आपको जो हमारे फसाई के साथ जुड़े हुए ऑफिसर लोग हैं, उसके साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट कम्युनिटी है, एक्सपर्ट ग्रुप है, दोस्तों मैं मानता हूं कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कोई जगह पे आपको जाना है, आप यहां आए विज्ञान भवन में, तो गेट पर गेट कीपर होगा, अंदर कौन आ रहा है, बाहर कौन जा रहा है, कब आने देना चाहिए, कब बाहर जाने देना चाहिए, उसका नियमन करते हैं ना। वो किसका काम है? गेट कीपर का काम है। आप देश के हेल्थ के गेट कीपर है, देश के स्वास्थ्य के गेट कीपर है। आप क्या मानक तय कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं, आप कौन सी हाइजेनिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा क्वालिटी का फूड देश के नागरिकों को मिल रहा है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, यह तय करने की जिम्मेवारी जब आपकी है, तब दोस्तों चैलेंज को हमें स्वीकार करना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हम ऐसी रेसिपी बना के दे, ऐसा स्टैंडर्ड बना के दे जो हमारे देश के नागरिक डायबिटिक ना हो, हमारे देश के नागरिक बीपी के पेशेंट ना हो। दोस्तों ये सब हैबिचुअल डिसीज है, ये पहले नहीं होते थे। तब हमारी जीवन शैली कैसी थी? अभी हमारी जीवन शैली बदली है, तो बदलता जीवन शैली के साथ हमारा खान पान क्या होना चाहिए? दोस्तों मैपिंग हम हमारा स्टैंडर्ड से करना चाहिए। जब इस टाइप से उसका मैपिंग होने लगेगा, और उसके लिए टीम एक भाषा में बात करनी चाहिए, सब लोग एक भाषा में, फसाई भी एक भाषा में बात करें, अदर मिनिस्ट्री भी एक भाषा में बात करे, जनता भी एक भाषा में बात करे, आप कोई डिबेट में कंसल्टेशन के लिए बैठे वहां भी एक ही भाषा में बात हो, तब जाके जनमानस पर एक छवि बनती है। नाउ एंड टुडे, अभी तक मैं मानता हूं कि समाज जीवन में फूड स्टैंडर्ड और क्वालिटी के बारे में हमें जो सोसाइटी में वातावरण बनाना चाहिए, हम नहीं बना पाए हैं। हम ऐसा तैसा खाते रहते हैं, इधर उधर खाते रहते हैं, अनहाइजेनिक खाते रहते हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि हमें उसके लिए शुरुआत करें, क्या करना चाहिए। तो हमने मिनिस्ट्री की ओर से तय किया कि हम देश में 100 फूड स्ट्रीट बनाएंगे। फूड स्ट्रीट बनाना, सभी जगह पे फूड स्ट्रीट है ही, फूड स्ट्रीट हम बनाएंगे तभी बनेगी ऐसा नहीं, लेकिन एक बेंचमार्क करना है कि भाई फूड स्ट्रीट कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या चीजें मिलनी चाहिए, उसको हाइजेनिक दृष्टि से क्या ख्याल रखना चाहिए, वहां जो बना रहे हैं कुकिंग करने वाले को क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, जो पिरोसते हैं उसको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, जो लोग बैठते हैं, यहां से कोई खाने के लिए जाएंगे फूड स्ट्रीट में, बैठते हैं उसको भी क्या ख्याल रखना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, एक एक स्टैंडर्ड के रूप में लोग देखें,
और ऊपर लिखा हो फूड स्ट्रीट, गवर्नमेंट स्पॉन्सर। धीरे 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 उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस व्यापक तौर पर लाने की आवश्यकता है। आज हमारा माइंडसेट क्या है कि बीमार है तभी अस्पताल जाना और स्वस्थ होने के लिए दवाइयां ही खा जाना, स्वस्थ हो जाएंगे। जी नहीं, हमें दो चीजों को इंश्योर करना है। हमें बीमार नहीं पड़ना है, वेलनेस पर ध्यान देना है। एंड इट इज वन पार्ट ऑफ वेलनेस, एक वेलनेस का पार्ट है। आपका फूड कोड वेलनेस का पार्ट है। दोस्तों, हमारा शास्त्रों ने, हमारा पूर्वजों ने हमें खान पान जीवन शैली ऐसी दी है, फास्ट करना हमारा जीवन शैली का एक पार्ट है। तो ये हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है। कौन से त्योहार में क्या खाना, जब फास्ट करते हैं तो क्या खाना, तो देखो हमारे सब फेस्टिवल है उसमें फास्ट करते हैं, तब क्या खाना क्या नहीं खाना। सीजनल फेस्टिवल में, रिलीजियस फेस्टिवल में, कई सीजन में कौन सा रिलीजियस फेस्टिवल है, उसके साथ हमारा पूर्वजों ने उसको फास्ट में क्या खाना है यह भी तय किया था। इट इज ऑल्सो ए साइंटिफिक सिस्टम, ए साइंटिफिक सिस्टम से तैयार किया गया था। यहां बैठे हुए साइंटिस्ट कम्युनिटी को मेरा आग्रह है कि उस दिशा में भी एक बार आप सोचिए। ये देश बहुत सामर्थ्यवान देश है। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। आज दुनिया के कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। मैं एक बार नासा गया था, तो मैं गया तो कई लोगों से मुझे वेलकम करने के लाइन में खड़े थे कई लोग, तो उसने मेरे साथ हैंडशेक कर रहे थे। एक ने हिंदी में मुझे मेरा स्वागत किया, तो मैंने कहा इंडिया से है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। मेरी विजिट होने के बाद एक साइड में वो मुझे मिले तो बातचीत हो रही थी। मैंने कहा कितने इंडियन है, तो उन्होंने कहा 10 में से 3 इंडियन है यहाँ। ये हमारी संपदा है। यू आर ऑल आर आवर एसेट, आप सब लोग हमारी एसेट है। लेकिन हमें हमारी एसेट का उपयोग केवल दुनिया में कोई जगह पे सिस्टम बनी हुई है उसका इंप्लीमेंटेशन करा देना और यही दिशा में सोच के हमें तय करना तो होगा ऐसा। हम जिस तरह से देश को देखते हैं, आज हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। कोई पेशेंट बीपी के पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, 2-3 टैबलेट खाते हैं, 2 टैबलेट खाते हैं, 3 टैबलेट खाते हैं। ये हालत हमारी हुई है भाई। टैबलेट किसी को लंबा टाइम के लिए जिंदा नहीं रख सकता है। इट इज वन टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी, केमिकल से। अल्टीमेटली तो आप पेट में केमिकल्स ही डालेंगे ना। स्वस्थ रहने के लिए वेलनेस ही उसका बेस्ट सॉल्यूशन है। हमारा सारा खान पान में दोस्तों, आप खान पान से आपकी बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं। मैंने ऐसे कई डॉक्टर को देखा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाइयां नहीं देता है और आपको हेल्दी कर देते हैं केवल खान पान में बदल करने से। कोविड क्राइसिस के दरमियान एक दूसरी भी स्थिति मैंने देखी, हेल्थ के प्रति जनता की अवेयरनेस बढ़ी है। जब कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने जाता है, तब वो स्वस्थ रहने की या तो उसका जीवन का लक्ष्य थोड़ा बदलता है। जब व्यक्ति समृद्ध नहीं होता, खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जिसको, तो बेचारा कितनी चीजों का ध्यान रखेंगे। लेकिन हिंदुस्तान दोस्तों मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत में आज जिस तरह से मिडिल क्लास बढ़ रहा है, इमर्जिंग हमारी इकोनॉमी है। कोविड के बाद दुनिया का जीडीपी ग्रोथ
1%, 2%, डेवलप्ड कंट्री भी 3%, 4%, चाइना 4.5% पर रुका है। दोस्तों, आपका और मेरा देश हिंदुस्तान आज 7% जीडीपी ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। बदलते समय में हमें हमारा देश की स्वास्थ्य की चिंता करनी है। फूड सेफ्टी के द्वारा हम देश के निर्माण में क्या सहयोग कर सके। दोस्तों, जरूरी नहीं है, देश के लिए हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। हम मान ले कि ये सरकार करेगी। हु इज गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी? लोकशाही में हम सब ही सरकार है। एक जॉइंटली एफर्ट, सामूहिक प्रयास से ही देश बदल सकता है। मोदी जी कई बार बहुत सही बात कहते हैं, एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो हम एक स्टेप ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन देश के 130 करोड़ की जनसंख्या एक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम एक ही समय में एक ही साथ 130 करोड़ स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। हमें देश के लिए अपना दायित्व निभाने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है। देश के हर नागरिक, मैं मिनिस्टर हूं, मुझे हर संभव 24/7 मुझे परमात्मा ने और मोदी जी ने जिम्मेवारी दी है, तो मैं देश के हेल्थ को ठीक करने के लिए एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरी एक भी मिनट वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इस भाव से मैं सोचूंगा तो मैं बेस्ट आउटपुट दे पाऊंगा। मेरे देश के हर ट्रेडर्स, व्यापारी, बिजनेसमैन, वो सोचेंगे मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मैं देश का एक जिम्मेवार नागरिक भी हूं। मैं मुनाफाखोरी नहीं कर सकता। मैं देश के लोगों को टाइम पे चीजें मिले उसके लिए प्रयास करूंगा, प्रॉफिट भी करूंगा, लेकिन प्रॉफिटेरियन नहीं करूंगा। ऐसा उसके मन में भाव आता है क्या? हर व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यक्ति कमिटमेंट और डेडिकेशन नेशन के प्रति देखेंगे ना, तब मैं मानता हूं कि सारी चीज आप फूड सेफ्टी के लिए यहां से स्कोर बना के क्या मिलावट की और ढूंढने के लिए तब निकलना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई जगह पे कमिटमेंट की कमी है। मिलावट करने वाला भी नहीं सोचता है कि मैं मिलावट वाला कोई चीज लोगों को खिला दूंगा तो मेरे देश के नागरिक का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तो मेरा देश का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और उसको मेरे देश को नेशनल लॉस होगा। ऐसा वो सोचेंगे। ऑफिसर सोचेंगे कि ऐसे गलत करने वाले लोगों को तो छोड़ा नहीं जा सकता है, कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन कई बात में आके छोड़ दिया तो हम हमारे कमिटमेंट से डेविएट हो जाते हैं। जी नहीं, हम सब लोगों की नेशन के प्रति जिम्मेवारी है। कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। मेरे यहाँ बैठे हुए एक एक एक्सपर्ट, एक एक साइंटिस्ट हर पल हर कोई मीटिंग में बैठे तब सोचे कि मुझे एक ऐसा स्टैंडर्ड देना है जो स्टैंडर्ड मेरे देश के नागरिक का स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाएगा, देश के नागरिक को स्वस्थ रखेंगे। दोस्तों, ये भाव जब देश के नागरिक में आ जाएगा तब मैं मानता हूं कि देश मोदी जी के लक्ष्य के अनुसार डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। मोदी जी ने 15 अगस्त रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा कि हम देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हम देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। एक समय था दुनिया हिंदुस्तान से सीखती थी। इंडस सिविलाइजेशन की बात हुई ना, 5000 साल पहले दुनिया इंडिया से प्रेरणा लेती थी। इंडिया दुनिया के साथ ट्रेड करता था। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं और गुजरात में इंडस सिविलाइजेशन की कई चीजें मिली हुई है। 5000 साल पुराना डॉक पोर्ट आज दुनिया में कोई जगह पे है तो इंडिया में, गुजरात में, लोथल में है। आप गुजरात में धोलावीरा जाके देख के आओ। आप लोगों ने शायद, किसी को रुचि होती तो एक बार मोहेंजोडेरो पिक्चर आया था। देश का
एक अलग हमारी स्थिति है। ये पिक्चर टिकट बारी पर लंबा नहीं चल पाया, लेकिन ये पिक्चर बन रहा था तब उसका सेट लगा था, और ये सेट गुजरात के कच्छ में एक मोहिजोडेरो सारा टाउन बनाया गया था, जो 5000 साल पुरानी सभ्यता का नगर था। और जब वो बनाया गया, उसके पीछे डायरेक्टर ने 150 करोड़ का खर्च किया था और इंडस सिविलाइजेशन में रिसर्च करने वाले सभी लोगों को बुलाया था। और दोस्तों, ये सेट खड़ा किया गया था। यही सभ्यता का एक नगर धोलावीरा है गुजरात में। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं, ये नगर को कभी किसी को गुजरात में जाने का अवसर मिले तो हम कितना सभ्य थे आज से 5000 साल पहले, आपको पता चलेगा। हम अभी वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, सारा नगर नगर ही है। 5000 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता था, आज भी है। हम कितना डेवलप्ड थे, हम दुनिया को कैसे सिखाते थे। आज हम सिटी प्लानिंग की बात करते हैं। धोलावीरा में जाके उसकी ड्रेनेज, ट्रामा वाटर, सिटी प्लानिंग देखने जैसा है। 5000 साल पहले था। इतना ही नहीं, आज के समय में हमने ये सब कंस्ट्रक्शन सीमेंट से हुआ होगा। लाइमस्टोन को 600 सेंटीग्रेड हीट ट्रीटमेंट करके उसको ग्राइंडिंग कर देते हैं और थोड़ी सी फ्लाई ऐश ऐड कर देते हैं तो सीमेंट बन जाती है। और उसकी आयुष्य मॉडर्न साइंस कहता है कि 100 ईयर की है। 5000 साल पहले ये धोलावीरा टाउन की बाउंड्री पर फोर्ट है, और ये फोर्ट पर मड से प्लास्टर किया है। गांव में महिलाएं मड से प्लास्टर करती है ना, ऐसा 5000 साल पहले मड से किया हुआ प्लास्टर आज वैसा ही वैसा है। ये साइंस हमारे यहां था। ये साइंस और ये विरासत के हम वाहक हैं, इसलिए हम हमारा स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं। हम किसी के पर डिपेंडेंट होके ही नहीं सोच सकते हैं। अपनी सोच के आधार पर हम दुनिया को भी गाइड कर सकते हैं। ये ताकत, मैनेजमेंट की ताकत। मैं जब कोविड शुरू हुआ तब दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था, तो दुनिया मुझे उस वक्त पूछती थी कि इंडिया इज ए बिग कंट्री, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी, हाउ यू आर मैनेज इन कोविड। आप कोविड का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आपके फिगर के आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा, ऐसा दुनिया को था। दोस्तों, एक कोविड का मैनेजमेंट मोदी जी ने जो ट्रेडिशनल तरीके से किया ना, ये देश का अपना मॉडल कैसा होता है उसका ये बेस्ट एग्जांपल है। ये देश में कभी हेल्थ एक कॉमर्स नहीं था। दुनिया के लिए हेल्थ कॉमर्स हो सकती है, इंडिया के लिए हेल्थ कॉमर्स नहीं है। इंडिया के लिए हेल्थ सेवा है। इंडिया के लिए हेल्थ सेवा है, और इंडिया के लिए हमारा नेचर, स्वभाव, ये सहकार है, कोऑपरेटिव है। एक दूसरे को सहयोग करना ये हमारा स्वभाव है, और ये तरीके से मोदी जी ने काम लिया। उस वक्त पॉलिटिक्स तो बहुत होता था, ये बात अलग है, ये यहां उल्लेख करने का विषय नहीं है। लेकिन जब कोविड चल रहा था, मोदी जी ने कहा, और उस वक्त में जब दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था तो दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर मुझे बताते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं आ रहे ड्यूटी पर, हमारे यहाँ नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, बहुत दिक्कत है। तब मैं कहता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस कर्मी, सारा कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली बजा के उसको प्रोत्साहित किया, ताली बजा के उसको प्रोत्साहित किया। ट्राई कलर एयरफोर्स के प्लेन के द्वारा फरा के उसको प्रोत्साहित किया। नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान में कई आप लोगों ने व्हाट्सएप में वीडियो देखे होंगे, एक नर्स ड्यूटी दे रही हो, 1 महीने से कंटिन्यूस कोविड वार्ड में ड्यूटी देती हो, 3 महीने के उसके छोटी बच्ची हो। दोस्तों, बच्चे के प्रति किसी को प्यार नहीं होता, और कोई भी माँ 3 महीने के बच्चे को मिलना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? चाहेगी। वो इसलिए मिलने नहीं जाती थी कि वो कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रही थी। उसको ऐसा था कि मैं जाऊंगा तो मेरी बेटी को लग सकता है। वो घर नहीं गई,
ड्यूटी देती रही, कई डॉक्टर ने अपने प्राण गंवाए, कई नर्स ने ड्यूटी देते देते अपना प्राण गंवाया, लेकिन अपनी सेवा को नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की ताकत है। तब जाके देश बचा। दूसरा, आपने उस वक्त टेलीविजन में डेवलप्ड कंट्री में लॉकडाउन के सामने एजिटेशन होते हुए देखा होगा। लोग रोड पे निकले थे, रोड पे 4 व्हील गाड़ी लेके फूड पैकेट के लिए 5-5 किलोमीटर की लाइन लगी थी। फूड पैकेट के लिए, डेवलप्ड कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया की डाइवर्सिटी देखो, यहां एक दिन का कमाई करके एक दिन खाने वाला भी एक क्लास है, एक महीने की कमाई एक महीने में खाने वाला भी क्लास है, 6 महीने तक की व्यवस्था वाले भी एक क्लास है। इतने क्लास होने के बावजूद और उसकी संख्या भी इतनी बड़ी होने के बावजूद ये देश में लॉकडाउन के खिलाफ एजिटेशन नहीं हुआ। क्यों? ये हमारा मॉडल है, हमारा मॉडल है। हम अपने घर के द्वार पर लिखते हैं लाभ शुभ। हम लाभ की बात केवल करने वाले लोग नहीं हैं, अपना स्वयं का तो हर एनिमल भी सोचेगा। अपने स्वयं के बारे में तो दुनिया की सारी सभ्यता सोचेगी। लाभ की बात तो सब कोई करेंगे, लेकिन हम लाभ के साथ हमारे गेट के द्वार पर लिखते हैं लाभ शुभ। मेरा कल्याण हो, लेकिन सामने वाला का भी कल्याण होना चाहिए। ये हमारा संस्कार है और इस संस्कार के आधार पर हम हमारा ट्रेडिशनल मॉडल पर कोविड मैनेजमेंट किया। तो मोदी जी ने तो कई गरीब लोगों के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले, 80 करोड़ लोगों को फ्री रेशन दिया। ये तो हुआ और ये समय में टाइम पर, लेकिन हमारे देश की जनता भी देखो, हमारा मॉडल मैंने कहा ना, सहकारिता, कोऑपरेशन, एक दूसरे को सहयोग करना। छोटे बड़े का भाव वहां नहीं होता है मदद करने में। कोई बड़ा उद्योगपति व्यक्ति और उसका एक्सीडेंट हुआ हो तो एक साइकिल पर निकला हुआ व्यक्ति क्या उसको नहीं बचाएगा? वो 108 को बाद में कॉल करेगा, पहले उसको बचाएगा, वहां से खड़ा करेगा। और कोई भी व्हीकल आएगा उसको कहे रुक भाई, ये घायल हुए हैं, एक्सीडेंट में उसको हॉस्पिटल ले जा, और वो बिना पूछे वो कौन है, वो बैठ जाएंगे उसकी गाड़ी में, हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। ये इंडिया का मॉडल है। दूसरा, उस वक्त अमीर लोगों ने, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर होगा तो उन्होंने अपनी तरह से मदद किया, कोई एनजीओ भी काम पे लगी, एनजीओ ने अपनी तरह से काम किया। सब लोगों ने अपनी अपनी ओर से लॉकडाउन के दरमियान जनता को मदद की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हम सब लोगों ने, आप भी जहां होंगे वहां, आपके घर के अगल बगल में कोई भूखे ना सोए उसका ख्याल हम सब लोगों ने रखा। मेरे बंगलों के बगल में कोई भूखे नहीं सोए है ना। हम सब लोग, एक क्लास है, आपके यहाँ कई लोग काम भी करते होंगे, काम करने वाले लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपने, मुझे पक्का विश्वास है। हिंदुस्तान की सभ्यता के हर नागरिक ने, आप सब लोगों ने पूछा होगा आपके मजदूर को, आपके यहाँ काम करने वाले लोगों को दिक्कत नहीं है ना? पूछा था कि नहीं पूछा था? सब लोगों ने पूछा होगा। दोस्तों, ये हमारी सभ्यता ने हमें दिया हुआ संस्कार है और उसके आधार पे आगे बढ़ के हमें देश को फिर से वेलनेस की ओर आगे ले जाना है। और वेलनेस देश के नागरिक को रखने के लिए फूड सेफ्टी हमें कैसे उपयोगी हो सकती है, फसाए हमें कैसे उपयोगी हो सकते हैं, आप सब लोग का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके पर एक सार्थक चर्चा हो और उसमें से आउटपुट निकले, ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके सहज अभिभाषण तथा प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बताए रास्तों पर चलकर FSSAI सहज ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। अब आगे बढ़ेंगे आज के लॉन्ग अवेटेड साइंटिफिक पैनल इंटरैक्शन प्रोग्राम की ओर, जो अपने आप में एक अनूठा प्रयास है, वन ऑफ इट्स काइंड अटेम्प्ट to bring the think tanks of the country and the visionaries of the nation to contemplate on multiple aspects of food safety. अब मैं डॉक्टर हरिंदर सिंह ओब्रॉय को आमंत्रित करूंगी इस सत्र के संचालन के लिए।
धन्यवाद। मंचासीन परम आदरणीय भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन